हमारे सभी के मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत श्रीमान जय भगवान गोयल जी, संरक्षक के नाते आप परिषद का काम देख रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे कर रहे हमारे वेद प्रकाश जी। कई कार्यक्रम, कई काम भाई साहब के पास रहते हैं। आज उनकी कई मीटिंग भी थी, तो इसलिए वो थोड़ा सा उधर व्यस्त भी हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ हैं। सभी लगभग निकायों के हमारे प्रमुख कार्यकर्ता, हमारी बहन सरोज जी, तत्वपंत ठेंगड़ी जी के ऊपर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ कई कार्यक्रम कर चुके, बहुत सारे कार्यक्रम कर चुके हैं। और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का आखिरी कार्यक्रम आज शाम को 6 बजे से। दिल्ली अध्यापक परिषद भी इन्हीं के ऊपर अपना कार्यक्रम काफी समय से सोच रहे थे, तो माननीय हमारे संरक्षक जय भगवान गोयल जी का जैसा आदेश हुआ कि परिषद में जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं के ऊपर माननीय तत्वपंत ठेंगड़ी जी, जिन्हें राष्ट्र ऋषि की उपाधि भी प्राप्त है, उनके द्वारा कार्यकर्ताओं के ऊपर बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे बौद्धिक हुए हैं, बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। उन्होंने अपनी बातों में क्या क्या कहा है, वह मैं आज आप सबके समक्ष रखने की कोशिश करता हूं। बाद में हमारे भाई साहब, उसमें कहीं कुछ त्रुटि रह जाएगी तो वह भाई साहब उसे ठीक कर देंगे। संगठन की समूची कार्य पद्धति में कार्यकर्ता का महत्व सर्वाधिक होता है। संगठन की शक्ति कार्यकर्ताओं में ही होती है। हाँ, कार्यकर्ताओं में ही होती है। किसी भी संगठन के कार्य का जो आधार है वो कार्यकर्ता। इसीलिए परिषद ने यह विषय चुना कि हम, और इसमें जो अपेक्षित रखे वो केवल कार्यकर्ता रखे। कार्यकर्ताओं के लिए उनके द्वारा क्या विशेष सुझाव हैं, उन्होंने प्रयास भी किया कि कौन कौन से गुण कार्यकर्ता में होने चाहिए, किन किन बातों से कार्यकर्ता को दूर रहना चाहिए। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि कार्यकर्ता लालटेन की कांच के समान होता है और संगठन के कार्य के दर्शन का तथा प्रात्यक्षिक माध्यम भी अगर है तो वो कार्यकर्ता, यानी अगर परिषद को जानना है तो परिषद के कार्यकर्ता से पता लगेगा। जिस तरह का कार्यकर्ता है वैसा ही दिल्ली अध्यापक परिषद। माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का जन्म, जैसा भी पारिक जी ने इशारा भी किया था, दीपावली के शुभ दिन हुआ 10 नवंबर 1920। कॉलेज के समय से ही वो संघ के संपर्क में आ गए थे और सन 1941 में आप संघ के प्रचारक चले गए, प्रचारक बन गए। संघ कार्य करते करते उन्होंने विविध क्षेत्रों में, हम सब जानते हैं कि संघ केवल शाखा लगाता है, लेकिन जो विविध क्षेत्र हैं, ऐसे प्रमुख विविध क्षेत्र, मैं प्रमुख इसलिए कह रहा हूं कि आप जब नाम सुनेंगे और कईयों को पता भी होगा तो शायद आश्चर्य होगा कि सबसे पहले बताऊं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी जो कॉलेजों में काम कर रही है, और ना केवल कॉलेज में, बहुत बड़ा लेवल है उसका। भारतीय किसान संघ, सामाजिक समरसता, स्वदेशी जागरण मंच, ऐसे बहुत सारे संगठन और प्रमुख संगठन जिससे आज आम जन उनकी पहचान है ना, वो है भारतीय मजदूर संघ। भारतीय किसान संघ भी आपके द्वारा 1979 में 1979 में बना दिया गया। यहां तक कि अधिवक्ता परिषद हो, यानी बहुत सारे संगठन का गठन भी किया, और गठन करने के साथ साथ हमें आश्चर्य होगा, उनको ठीक से संचालित करके, उनको चालना दे करके कार्यकर्ताओं के सुपुर्द। उन्होंने सन 1964 से 12 साल तक, ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि राज्यसभा के भी सदस्य रहे 12 साल तक। इस दौरान उन्हें कई देशों में जाने का अवसर मिला। वहां जाकर के वहां पर मजदूरों की क्या पोजीशन है, वहां के आंदोलन कैसे होते हैं,
वहां की आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थिति का अध्ययन करके उन सभी अनुभवों के द्वारा हमारे देश में राष्ट्रीय भावना और समय के अनुकूल और क्रियाशील बनाने में उन्होंने अपने सभी अनुभवों का उपयोग किया। और ये भारतीय मजदूर संघ, जैसा आप और हम सब जानते हैं, कि विश्व का नंबर 1 संगठन खड़ा। माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी अपने जीवन की एक घटना बड़े अच्छे ढंग से बताते हैं कि आपातकाल के समय में उन्हें कुछ कागज लेकर के मुंबई जाना था। कुछ 2-3 जो प्रमुख कार्यकर्ता थे उनके साथ थे। अचानक एक ने पूछ लिया, ठेंगड़ी जी, ऐसी परिस्थिति में घबराहट तो होती होगी ना कि आखिर देश का क्या होगा, संघ का क्या होगा। आपको आश्चर्य होगा, बड़े ही शांत मन से उन्होंने कहा कि भाई विश्वास करना, मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं इन सब बातों की। संघ की प्रार्थना मेरे अंतर मन से मैं उस पर पूर्ण विश्वास करता हूं, इसलिए यह सब चिंता मुझे नहीं होती है। इतनी बड़ी बात। यानी हम जो चिंता करते हैं, तो उन्होंने इसका एक उदाहरण और लिया कि जैसा अक्सर सुनते हैं कि कोई व्यक्ति अपना घर दिखाते समय बोलते हैं कि भाई साहब ये आपका घर है, कोई नई गाड़ी लाए, मिलने आए, भाई साहब ये आपकी गाड़ी है। इस तरह की एक प्रथा है। तो ठेंगड़ी जी ने कार्यकर्ताओं के मध्य हंसी मजाक करते हुए भी कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि त्वदीयाय कार्याय बद्धाय कटिहम, हमने तेरे कार्य के लिए ईश्वरीय कार्य मान करके हम कर रहे हैं, ये मान करके हम कर रहे हैं, कहीं यही भाव तो हमारा वहां नहीं है कि जी कहने को तुम्हारा है और मुझे तो मेरी पद प्रतिष्ठा चाहिए, मेरी फोटो चाहिए, मेरी पहचान चाहिए, संगठन की पहचान नहीं। और अगर ईश्वरीय कार्य पर भरोसा है तो फिर काहे का दुख मनाना, हमें जो कार्य मिला है उसे करते जाना है। कई बार हम देखते हैं कि आज कितना बड़ा संकट आ गया है, ना देश सुरक्षित है, ना धर्म सुरक्षित है, चारों तरफ नकारात्मक विचार रखने वाले, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, चाहे वो अखबारों के माध्यम से हो, या आजकल तो सोशल मीडिया के माध्यम से हो। इन सब बातों पर ठेंगड़ी जी ने बहुत प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा था कि आजादी से पहले की स्थिति एक बार पता कर लो, जब हमारे देश का पूरा देश अंग्रेजों के गुलाम था। लगभग मुगलों के अत्याचारों को ज्यादा ना सही, मात्र 400 साल पहले के वातावरण की तुलना कर लो, आज तो बहुत कुछ है हमारे पास। इसलिए एकदम से कह देना मर गए, कुछ नहीं है, सब खत्म है, बहुत बुरा समय आ गया है। जब छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी, अगर उस समय की स्थिति की कल्पना करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि पहले ठीक था या आज। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी कहते थे कि यह समय चक्र है, परंतु कुछ लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इतने नाजुक होते हैं। ये भाई साहब के ही एक बौद्धिक का अंश है कि यदि लौंग खा ले तो गर्मी हो जाए और इलायची खा ले तो उनको सर्दी। अर्थात कहने का भाव, अखबारों पर या टीवी में कोई कुछ भी लिख दे, बोल दे, वो अपना निर्णय कर लेंगे, मान लेंगे किसने क्या लिखा है, क्या कह रहा है। यहां ऐसा हो गया है कि इनके भरोसे फैसला होगा, हमारी ताकत के भरोसे नहीं। क्या जो लोग कह रहे हैं उन्होंने कोई अध्ययन किया है? क्या वो अधिकृत है? यदि हम वास्तव में समझते हैं कि हम ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा है, तो केवल अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, लोगों की बातों पर नहीं। हम समाज का नेतृत्व कर रहे हैं तो हमें सोच विचार कर कार्य करना है। चंद नेताओं की तरह वोट प्राप्त करने के लिए नहीं कि किसी को खुश करने के लिए हमने कुछ कह दिया या कर दिया। हम अपने काम कर रहे हैं, लोगों से हमें अपेक्षा है, हम अपने काम में मस्त हैं। अब यहां पर ठेंगड़ी जी ने बहुत बड़ी बात कही। कार्यकर्ता होने के बाद हम कई बार तुलना कर जाते हैं, देखो जी वो ऐसा कर रहा है, वो तो घर बैठा है आराम से, वो तो जी बिल्कुल आंदोलन में भाग नहीं ले रहा है, जी गिने चुने कुछ लोग ही आंदोलन कर रहे हैं, बाकी सबों को कोई मतलब ही नहीं है। बहुत बड़ी बात ठेंगड़ी जी कहते हैं इसमें, अरे भैया उनको बच्चे पालने हैं, अपना पारिवारिक दायित्व निभाना है, केवल अपने बारे में सोचना है। मान लिया
लेकिन आपने तो व्रत लिया है, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, संगठन में दायित्व है। मेरे जीवन का कोई लक्ष्य मैंने निश्चय किया है जिसे लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसलिए लोगों से हमें अपेक्षा नहीं करनी। टेंगड़ी जी कहते हैं हमने प्रार्थना में शक्ति को मांगा, बहुत बड़ी बात है यहां पर, लेकिन शक्ति भी कौन सी मांगी? संतुलित मांगी, संयमित मांगी, सुशील के साथ मांगी, अर्थात संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत, लोकतंत्र के ढांचे के अंतर्गत सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए कार्य करना। कानून का उल्लंघन, लोकतंत्र का या संविधान का उल्लंघन करके कोई एकाध कार्य तो हो सकता है, लेकिन उसके कारण से जो अराजकता फैलेगी तो ऐसा हो जाएगा जैसे मूल बीमारी को दूर करने के लिए कोई दवा ली थी, परंतु उसका असर उस बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक है। इसका विचार हमने करना है, क्योंकि हम पर एक जिम्मेदारी है और इस पर बहुत बारीकी से सोचने की आवश्यकता। एक और बात, वो संगठन की शक्ति के बारे में कहा है उन्होंने एक भौतिक में, कि संगठन की शक्ति के बारे में पैरामीटर क्या हो। बहुत सारा प्रश्न पूछ रहा है, आखिर आपकी ताकत क्या है? तो उन्होंने कहा कि संगठन, किसी भी संगठन की शक्ति को 3 बातों से देखा जा सकता है। केवल संख्या पक्ष नहीं, हाँ संख्या पक्ष महत्वपूर्ण है, लेकिन वो एक पक्ष है केवल। संगठन की शक्ति का पता उसके सिद्धांत कैसे हैं, वो किन सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ रहा है संगठन, इस पर भी बात महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात, उसकी कार्य पद्धति कैसी, सबको साथ लेके चलना है कि नहीं, या एक व्यक्तिवादी संगठन है। 3 चीजें, संख्या पक्ष, सिद्धांत और कार्य पद्धति। इसके लिए उन्होंने गणित का फॉर्मूला से समझाया बहुत ही बढ़िया ढंग से, कि मान लो 2 व्यक्ति हैं, वे दोनों की अपनी अपनी शक्ति है, तो दोनों को स्क्वायर कर दें और उनको जोड़ दें, तो एक ए है दूसरा बी है, मिलकर के हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन वही यदि वो संगठन से जुड़ जाएं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, और जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता, वहां 2ab भी आता है, और वह यह बताता है कि यहां संगठित होने की ताकत है, यहां शक्ति है संगठन। हमने संगठन को समझ लिया, पढ़ लिया होगा, वक्त आने पर अच्छा बौद्धिक भी दे सकते हैं, लेकिन बड़ी बात ठेंगड़ी जी ने कही थी, अंतर्मन में संगठन और उसके सिद्धांत आ गए हैं क्या? आत्मनिरीक्षण के द्वारा हमें यह लगातार पता। 2 तरह के लोग अक्सर समाज में देखे जाते हैं, एक ध्येयवादी जो संगठन के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखते हैं, संगठन के सुख में ही मेरा सुख है, और दूसरे होते हैं व्यक्तिवादी जो संगठन के प्रति समर्पण तो है, परंतु मेरी फोटो, मेरा नाम, मेरे को माला पहना है, ये भाव उनके अंदर होता है मैं, और जब मैं आ गया तो वो संगठन को खड़ा नहीं कर सकते, ध्येय की सेवा नहीं कर सकते। ठेंगड़ी जी कहते हैं इन 2 को तो आप पहचान लोगे, लेकिन असली संगठन को नुकसान या मुश्किल होती है तीसरी कैटेगरी से, कि वो मानते तो हैं ध्येयवादी और वो कहते भी हैं कि जी मैं तो बिल्कुल आदर्शवादी ध्येयवादी हूं, पर धीरे धीरे उनमें ये भाव आ जाता है, अहंकार शुरू हो जाता है कि मैंने कार्य खड़ा किया, वह व्यक्तिवादी बनता चला जाता है, ध्येय खत्म हो जाता है, व्यक्ति भाव आ जाता है। यहां आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता, मेरे में स्वयं में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसे अपनाने में, इसे देखने की आवश्यकता है। साधन तो संगठन में आ गए, अब कई बार क्या होता है, हमें सुविधाएं मिल गई, सुविधाएं तो मिल गई यानी साधन आ गया, लेकिन क्या उस साधन से मेरी साधना पर तो फर्क नहीं पड़ा। कई बार क्या होता है, विपरीत समय में कहते हैं कि संघ का काम ज्यादा अच्छा हुआ था, सुख सुविधाएं मिलने के बाद काम कम होता है। कब? जब मैं उन साधन के साथ अपने आप को उन्हीं में डाल करके रह जाता हूं, यानी उनका प्रभाव मुझ में आ जाता है, और यह परिवर्तन इतनी गहराई से आता है और धीरे धीरे आ जाता है जिसका मुझे भी स्वयं को पता नहीं लगता। इसलिए आत्मनिरीक्षण लगातार करने की आवश्यकता। धीरे धीरे मैं जो कह रहा हूं वही ध्येय है, मैंने जो कह दिया वो सत्य है, ये खुद को भी नहीं पता लगता। इसलिए ठेंगड़ी जी ने कहा है हर कार्यकर्ता
को अपना आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन लगातार करना चाहिए। संसार के जितने भी कार्य हैं वो सब करें, लेकिन इन सब के साथ संगठन का काम भी करना है, यह सदा स्मरण रहना चाहिए। एक बौद्धिक में उन्होंने एक मजदूर महिला का उदाहरण देते हुए बताया कि वो जो नवजात शिशु है उसे छोड़ करके आई है क्योंकि उसे मजदूरी करनी है, मजदूरी कर रही है, पूरा काम निष्ठा के साथ कर रही है, लेकिन ध्यान उसका उस बच्चे की तरफ भी है जिसे वो छोड़ करके काम कर। तो हम चाहे कोई भी काम करें, लेकिन हमारा पूरा ध्यान अपने संगठन के उद्देश्य, संगठन की तरफ भी रहना चाहिए। संगठन में काम करते करते कुछ कार्यकर्ताओं के मन में एक कमजोरी आ जाती कि किसी कारण से कि जी कोई काम नहीं हो रहा है, लगातार कोशिश कर रहे हैं, कोई परिणाम तो होता नहीं है, यह विचार करके वो संगठन से थोड़ी दूरी बना लेते, लेकिन संगठन के प्रति निष्ठा खत्म नहीं होती। ऐसे अनेक उदाहरण लेकर के माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने बताया कि यहां वरिष्ठ कार्यकर्ता और अनुभवी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी अधिक बन जाती है कि उनके प्रति नकारात्मक भाव रखने के बजाय उन्हें संभालना, समय देना चाहिए, सतत संपर्क रखना चाहिए। उचित समय आने पर वो अधिक उत्साह के साथ संगठन का कार्य करते। उन्होंने तो एक उदाहरण में तानाजी मालसुरे और सूर्याजी मालसुरे का भी उदाहरण लेके बताया कि किस तरह से उन्होंने ऐसा प्रयोजन किया कि जो उनके सैनिक पूर्ण समर्पण के साथ शिवाजी के साथ थे, लेकिन उनके अंदर भी बीच में जब हल्का सा निराशा सी आई कोंकण के जिला में, कोंकण के किला के लिए, तो उन्होंने किस तरह से कार्य, अपने संगठन का नहीं, पूरे क्षेत्र का विचार कर। एक बड़ी अच्छी उदाहरण एक बातचीत में ठेंगड़ी जी ने दिया कि उस समय वो कम्युनिस्ट में भी कई लोग काम करते थे, जब मजदूर संघ में काम करते थे, तो परम पूजनीय श्री गुरुजी के सामने कुछ स्वयंसेवकों ने कहा कि गुरुजी ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कम्युनिस्ट संगठन में भी काम कर रहे हैं, जी परिषद में काम नहीं करते। जैसे हम कहें ना कि जी जीएसटीए में काम कर रहे हैं या किसी और जगह काम कर रहे हैं, किसी और शिक्षक संगठन में काम कर रहे हैं, परिषद में क्यों नहीं कर रहे? बहुत ही इन्हें रोको, ये भी यहां तक कहा था कि इनको रोको। परम पूजनीय श्री गुरुजी ने कहा, अरे भैया बहुत अच्छी बात है कि ये दूसरे में करें, बल्कि मैं तो कहूंगा अच्छा है, अपनी रीति नीति को बस नहीं, हाँ ये वहां रहेंगे तो अपने जैसे लोग और इकट्ठा करेंगे, अपने जैसे लोगों का समूह बनाएंगे, एक अच्छा वातावरण बनाएंगे। पर सावधानी रखने की जरूर कहा कि अपनी रीति नीति जो है, जो संगठन की रीति नीति है, उसे नहीं। एक बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी वो उदाहरण लेते हैं। इलेक्शन का समय था तो एक स्वयंसेवक ने पूछ लिया, पंडित जी हमारे कितने लोग चुन करके आएंगे? पंडित जी ने जवाब दिया, अरे भैया जो चुन के आएंगे वो सब अपने हैं। हमारे माननीय संरक्षक जय भगवान गोयल जी अक्सर कहते हैं हमसे, और कई बार कहते हैं कि हमारा तो जो सदस्य है वो दूसरे यूनियन में हो या आज उसने सदस्यता नहीं भी ली होगी, लेकिन हम पूरे शिक्षक समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम सारे छात्रों के लिए काम कर रहे हैं, हम शिक्षा की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। हमारा टारगेट केवल सदस्य नहीं है कि जो हमारा सदस्य है तो हमने काम कर। ऐसा अनेक संगठन के परिषद के भी उदाहरण आते हैं कि उन्होंने वो सारे काम, चाहे वो सदस्य हो या ना, लेकिन शिक्षक समाज का है उसके भले के लिए काम करना। तो पंडित जी ने भी यही कहा कि जो चुन के आएंगे वो सारे अपने हैं। क्षेत्र में काम करते समय क्षेत्र अपना है, ये धारणा होनी चाहिए। ये ठीक है कि हमारे अपने क्षेत्र में संगठन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसी क्षेत्र में काम करने वाली जो अन्य संस्थाएं, उनके कार्यकर्ताओं से हमारा विरोध भी होगा, पर यह हमारे विरोध में काम कर रहे हैं, ये धारणा तो रख सकते हैं, लेकिन कालांतर में उनको भी हमारे साथ आना है, यह विचार भी साथ साथ है। इसलिए सतत संपर्क भी रखना चाहिए। कोई भी कार्यकर्ता सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने एक बड़ी बात कही जो अक्सर हमारे अध्यक्ष जी भी, माननीय संरक्षक जी भी, और जहां पर भी बात आती है कि हमें अपने विभिन्न गुण और क्षमताओं वाले व्यक्ति को जो हमारे आसपास हैं या संपर्क के क्षेत्र में है, इसकी पूरी जानकारी रखते हुए विभिन्न कामों के लिए लगातार संपर्क स्थापित करते रहना है।
बहुत सारे लोग हैं जिनको अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग तरीके, अलग अलग उनके व्यक्तिगत प्रभाव होता है। उनके मन में अपने कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, आगे चलकर वो उत्साह के साथ संगठन से जुड़ जाए और संगठन का कार्य करें, यह हमें उनसे संपर्क लगातार रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक सावधानी रखने की भी कहा कि हम अगर दूसरे संगठनों में या कहीं और जब संपर्क कर रहे हैं, हमें अपना मूल विचारधारा नहीं छोड़ देनी है। लेकिन कई बार कईयों को प्राउड होता है, घमंड होता है कि मैं तो बहुत आदर्शवादी हूं, ध्येयनिष्ठ हूं, ये जो आकर्षक वायुमंडल है ना, वातावरण है, इससे मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा कहते कहते यदि हम सतर्क नहीं रहे तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात अपने वक्तव्य में कही थी कि परिणाम माया मच्छिंदर जैसा होगा। हाँ, गुरु गोरखनाथ और माया मच्छिंदर की कहानी हम सबको पता हो। माया मच्छिंदर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। संगठन का एक और बात वो बड़ी बात बताते हैं कि हमारे यहाँ पारिवारिक भाव है। अपने संगठन में हम पारिवारिक संबंधों के आधार पर व्यवहार करते, एक दूसरे की व्यक्तिगत समस्या कठिनाइयों को सुलझाने का प्रयास, ऐसे ही एक दूसरे के जीवन के आनंद के प्रसंगों में भी हम शामिल होते हैं। इससे व्यक्तिगत गुणों का तो विकास होता ही है, समाज में एकात्मता का अनुभव देने वाला एक पारिवारिक भाव विकसित होता है। कार्यकर्ता को अपने कार्य क्षेत्र की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। समाज में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, हर किसी से संपर्क में मेरे अपने में होना चाहिए। समाज में जिन प्रचलित बातों की चर्चा होती है, चाहे समाचार पत्रों के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से हो, उसकी तथ्यों के साथ पूरी जानकारी कार्यकर्ता को होनी चाहिए, जिससे कि जब संवाद हो तो वह उससे संवाद प्रॉपरली कर सकें। सभी के सुख दुख के प्रसंगों का ख्याल रखना, उसमें सहभागिता करना और समाज में जो भी उपेक्षित हैं उन सभी के लिए सहारा बनने की मानसिकता हमारे कार्यकर्ता में होनी चाहिए। कार्यकर्ता को एक उन्होंने विशेष सावधानी और कहा कि आर्थिक लेन देन का हिसाब बहुत बारीकी से रखना चाहिए। पैसा समाज का है, उसके बारे में हमारी जिम्मेदारी है। तो पैसा समाज का है, यह विचार रखते हुए बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें आर्थिक लेन देन का हिसाब रखना चाहिए। और आखिर में जिन्हें लक्ष्य प्राप्त कर, उन्हें लंबी रणनीति को देख करके कार्य। बातें तो बहुत सारी कही उन्होंने, लेकिन ये उनका जो मुझे तोड़ लगा शायद प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए, कि कुछ लोगों के नाराज होने के कारण, उत्तेजित होने के कारण भी हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना। ऐसे अनेक समाज में उदाहरण आते हैं और सबसे बड़ा उदाहरण आता है छत्रपति शिवाजी। हम सब जानते हैं कि नेतृत्व करने वालों को कैसे संयम और दूरदर्शिता का पालन करना होता है, तात्कालिक उत्तेजित होकर के काम नहीं करना। इससे हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है कि जब अजमल खान लड़ने आया, जगह जगह हम सब जानते हैं तोड़ फोड़ मचाई, महिलाओं का अपमान, मंदिर तोड़ना, धर्म परिवर्तन कराने, जितने भी कष्ट दे सकते थे, हो सकते थे, वो सब अजमल खान देता चला। समाज के लोग धीरे धीरे नकारात्मक वातावरण बनने लगा। शिवाजी कुछ नहीं करता, हमें तो ऐसा कह रहा था, भाग गया, और जाने क्या क्या नहीं कहा। और हद तब हो गई जब उनकी इष्ट देवी तुलजा भवानी का भी मंदिर तोड़ दिया, वहां की मूर्ति खंडित कर दी। क्यों कर रहा था ऐसा? वो केवल इसलिए कि वो उत्तेजित होकर के आ जाए। माननीय ठेंगड़ी जी ने ऐसे अनेक उदाहरण लिए, बहुत सारे उदाहरण विदेशों के भी लिए, जब उत्तेजित करने के लिए कार्य किए जाते। यहां पर कार्यकर्ता को कैसे संयमित रह करके कार्य करना है, कैसे धैर्य रखना है, कैसे लक्ष्य पर निगाह रखनी है, ये शिवाजी ने बताया। और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आई, हम सबको पता है कि शिवाजी ने क्या परिणाम सामने हमारे आ। अगर वे उत्तेजित हो जाते तो कल्पना करो, क्या हिंदवी साम्राज्य की स्थापना हो पाती? क्या अटक से कटक कहते हैं, है ना, पूरा देश में भगवा उनके समय में लहरा गया। लोग क्या सोचते हैं यह नहीं देखना। संगठन का कार्य पूर्ण निष्ठा से और इच्छा शक्ति से करने का हम सभी कार्यकर्ता प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि इस माननीय श्रद्धेय
राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के जन्मदिन पर हम सभी कार्यकर्ता बहुत कुछ सीख लेते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।